अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको दमा और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के मुतालिक बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ लगा घंटी का बटन दबा दे। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अस्थमा या दमा एक लंबे अरसा तक चलने वाली बीमारी है। इस बीमारी की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले ट्रैकिया होता है, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर कैपिलरीज होती है। तो अस्थमा की वजह से इन सब में इन्फ्लामेशन हो जाती है और सोजिश होने की वजह से जब मरीज सांस लेता है तो व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है, यानी सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है और इसी कंडीशन को हम दमा या अस्थमा कहते हैं। सबसे पहले कॉजेस की बात करते हैं कि अस्थमा होता क्यों है। सबसे पहली वजह है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके वालिदैन को दमा की प्रॉब्लम है तो आपको दमा होने के चांसेस ज्यादा है। और दूसरी वजह है स्मोकिंग, यानी अगर आप सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपको दमा हो सकता है। तीसरी वजह है एयर पोल्यूशन। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर फैक्ट्रीज ज्यादा है या हवा में पोल्यूशन ज्यादा है तो आपको दमा हो सकता है। स्टडीज में यह भी पाया गया है कि जिन बच्चों को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस बार बार होती रहती हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में होती हैं, तो ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाने की वजह से इनको दमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी अगर आपको दमा है तो आपको क्या महसूस होगा। दमा में ब्रोंकस सकड़ जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने से सीटी जैसी आवाज आती है। इसके बाद सांस लेने और सांस छोड़ने में तकलीफ महसूस होती है, बार बार कफ आती है। यही मोस्टली इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कि डॉक्टर को कैसे पता लगता है कि आपको दमा है। सबसे पहले डॉक्टर स्टैथ की मदद से महसूस करेगा कि सीटी जैसी आवाज तो नहीं आ रही। अगर सीटी जैसी आवाज आ रही हो तो 80 to 85% केसेस में ऐसा अस्थमा में ही होता है। इसके बाद जो सिम्टम्स आपको बताए हैं डॉक्टर वो नोट करता है, फिर एक्सरे करवाता है और इस तरह अस्थमा को डायग्नोज किया जाता है। अब बात करते हैं अगर किसी को काफी लंबे अरसे से अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो इससे क्या होता है। अस्थमा की एक स्टेट होती है जिसे एस्टेटिस एस्थमेटिकस कहते हैं। इस हालत में क्या होता है कि अगर आपको लंबे अरसा तक अस्थमा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है और मरीज को बार बार अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में कभी कभी मौत भी हो जाती है। ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है, यानी तकरीबन 10% मरीजों में ऐसी कंडीशन होती है। 90% मरीजों में ऐसा नहीं होता, यानी 90% केसेस में अस्थमा के अटैक की वजह से मौत नहीं होती। लेकिन हॉस्पिटलाइज होना तो एक नॉर्मल सी बात है, यानी आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है R43 ड्रॉप। ये डॉक्टर रैकविच का ड्रॉप है। ये एक कॉम्बिनेशन ड्रॉप है, यानी कि ये कंपोजिशन ड्रॉप है। इसमें मुख्तलिफ मेडिसिन को मिलाकर इस ड्रॉप को तैयार किया गया है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा की। अब मैं आपको इसके कंपोजिशन के मुतालिक बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन शामिल है और वो हमारे जिस्म में काम किस तरह करती है। इसमें एक मेडिसिन शामिल है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। अगर बार बार प्यास लगे, साथ में जलन हो तो अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है बेलाडोना। तो अगर कंजेशन हो जाए, मतलब लंग्स में अगर कफ ज्यादा बन जाए और सोजिश भी हो जाए तो बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया। अगर आपको प्यास लगे, मुंह खुश्क हो और साथ में व्हीजिंग साउंड आए तो ब्रायोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अस्थमा के लिए। अगली मेडिसिन है कार्बोवेज। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो और सांस लेने से थकान हो तो
कार्बोवेज बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है कॉलीफोस, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के लिए कॉलीफोस। अगली मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। अगर आपको पीले रंग का मकस आए अस्थमा में और बहुत ज्यादा मिकदार में पीले रंग का मकस आए तो नेट्रम सल्फ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है वेक्ट्रम एल्बम। अगर आपको बलगम बहुत ज्यादा आती हो अस्थमा में तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक अगली मेडिसिन है विरवा स्ट्राइवा, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अस्थमा के लिए। ये सब मेडिसिन R43 ड्रॉप में मौजूद है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की। तो R43 ड्रॉप के 20 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर खाली पेट सुबह के टाइम लेंगे आप। 20 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर दोपहर के टाइम लेंगे आप। और कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर रात के टाइम यानी खाली पेट खाना खाने से पहले ही इस्तेमाल करेंगे आप इसे। R43 को आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है और खाली पेट ही इस्तेमाल करना है। बाकी तमाम मेडिसिन मैं आपको अस्थमा के पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि इस तरह ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मैं आपको परहेज बता देता हूं कि आपने अस्थमा के लिए परहेज कौन से करने हैं। लेकिन ये बात याद रखें, जो R43 मैंने आपको बताया है आप इसे इस्तेमाल करेंगे 6 माह तक, आप इसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको दूसरी किसी भी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आपका अस्थमा क्यूर हो जाएगा। लेकिन साथ परहेज बहुत जरूरी है, तो अभी मैं आपको परहेज बता देता हूं। आपको कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। दही आपने इस्तेमाल नहीं करना, किसी किस्म की भी कोई भी खट्टी चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी, फ्रिज की कोई भी आइटम आपने इस्तेमाल नहीं करनी, मसलन बोतल, आइसक्रीम, ठंडा पानी वगैरह। चावल इस्तेमाल नहीं करने, घी और तेल से बनी हुई एशिया इस्तेमाल नहीं करनी। अस्थमा में परहेज बहुत जरूरी होता है, तो परहेज जरूर करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। डॉक्टर जुबैर साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।